आरसीसी लेक्चर 5 हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन में एक्ससी और एक्सए निकालने के हमने फॉर्मूले देख लिए कि क्रांतिक अक्ष और उदासीन अक्ष कैसे पता करते हैं। अब हम पता करते हैं एफसी, फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन कंक्रीट। कंक्रीट में संपीड़न बल। कैसे बल? संपीड़न बल। एफसी क्या होता है? अगर ये आपकी बीम है, इसका प्रतिबल विकृति आरेख, प्रतिबल आरेख। ये क्या होती है? सिग्मा सीबीसी, सिग्मा एसटी बाय एम, और ये डेप्थ यहां से यहां तक कितनी है? बी, और ये क्या है? एक्स सी। हर चीज आपके प्रतिबल आरेख से, हम प्रतिबलों की बात कर रहे हैं तो प्रतिबल आरेख से ही हर चीज हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या है। तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन की बात करें तो एफ सी बराबर होता है एरिया ऑफ प्रतिबल आरेख का, ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल इनटू में धरन की चौड़ाई। प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपका प्रतिबल आरेख है। एफ सी हम बात कर रहे हैं संपीड़न की। किसकी बात कर रहे हैं? संपीड़न की। संपीड़न जोन कहाँ होता है? आपको पता है ऊपर संपीड़न जोन है और नीचे टेंशन जोन है, और हम संपीड़न जोन की बात कर रहे हैं तो हम ऊपर का एरिया देखेंगे। तो ऊपर का जो प्रतिबल आरेख है संपीड़न का, कंप्रेशन का, वो ये है। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का 1/2 इंटू में लंबाई गुणे चौड़ाई। 1/2 इंटू में चौड़ाई क्या है आपकी? इसके लिए, ट्राइंगल के लिए सिग्मा सीबीसी इंटू में ये लंबाई एक्स सी। और धरन की चौड़ाई कितनी दी है आपको? ये दी है बी, इंटू में क्या आ जाएगा? बी। तो एफ सी की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1/2 बी एक्स सिग्मा सीबीसी। ये आ गया आपका फोर्स ऑफ कंप्रेशन, संपीड़न बल। और यहीं अगर हम टेंशन फोर्स की बात करें, किसकी? एफ टी की, फोर्स ऑफ टेंशन इन स्टील, इस्पात में तनन बल। तो इस्पात में जो तनन बल होंगे वो क्या होते हैं? एफ टी बराबर होता है आपका एरिया ऑफ स्टील, इस्पात का क्षेत्रफल इनटू में इस्पात में प्रतिबल। स्टील का एरिया क्या होता है? एएसटी, और स्ट्रेस कितना होता है इसके अंदर? सिग्मा एसटी। तो आपका एफ टी की वैल्यू क्या निकल आई? एफ टी इक्वल टू सिग्मा एसटी एएसटी। ये तो आपने निकाल लिए तनन बल और संपीड़न बल। अब हम बैलेंस सेक्शन के लिए जानते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होती है? ये सब हम किसके लिए देख रहे हैं? बैलेंस सेक्शन के लिए लीवर आर्म। इसको उत्तोलक भुजा कहते हैं, उत्तोलक भुजा। तो संपीड़न बल व तनन बल के बीच की
बीच की लंबवत दूरी को लीवर आर्म कहते हैं। किसके बीच की? संपीड़न बल और तनन बल के बीच की। संपीड़न बल Fc और Ft हमने निकालना सीख ही लिया है, तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है उसको लीवर आर्म कहते हैं। आपके संपीड़न बल कहाँ आ रहे होंगे? न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर संपीड़न बल Fc वर्क कर रहा है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे Ft तनन बल यूज कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो Fc और Ft के बीच की लंबवत दूरी को उत्तोलक भुजा कहते हैं। ये हमें पहले से ही पता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? d, प्रभावी गहराई। यहाँ आपका स्टील पड़ा हुआ है, ये आप भी जानते हैं, इस तरीके से, और उसके बीच की दूरी हमने ये ली है। कंक्रीट में Fc वर्क कर रहा है और हमें पता है अगर स्क्वायर होता है तो फोर्स कहाँ वर्क करता है? आधे पर। अगर कोई आयताकार या स्क्वायर वर्गाकार होता तो उसके आधे पर काम करता, इस तरीके से। लेकिन ये क्या है? तरबूज। तरबूज में कहाँ काम करेगा? इसके 1/3 पर। Fc जो वर्क करेगा वो यहाँ वर्क करेगा तरबूज के 1/3 पर। ये डिस्टेंस कितना है आपका? Xc। तो Xc के थर्ड पर काम करेगा। Xc जो आपकी जो वैल्यू है उसके थर्ड पर काम करेगा, Xc/3 पर। तो अब हमको दूरी क्या चाहिए? संपीड़न बल कहाँ काम कर रहा है? यहाँ। संपीड़न बल का कहाँ केंद्र बना? यहाँ पर। और तनन बल का ऑलरेडी यहाँ पर है ही। तो हमें जो दूरी चाहिए वो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ये दूरी चाहिए। इसे क्या कहते हैं? लीवर आर्म। लीवर आर्म संपीड़न बल और तनन बल के बीच की लंबवत दूरी को। तो अब देखिए ये पूरी क्या है? d है, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए? यहाँ तक। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसे? इस d में से इतना डिस्टेंस हटा दो, निकल आई। तो इस लीवर आर्म को z से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? z से। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस पूरी d में से x/3 माइनस d माइनस x/3, ये होती है आपकी लीवर आर्म। सिंपल सा फॉर्मूला है लीवर आर्म का, d माइनस x/3। x जो भी आपने x से निकाली होगी उसकी वैल्यू, d जो इफेक्टिव डेप्थ आप निकालते हैं उसकी, और ये हमारी लीवर आर्म यहाँ पर आ जाएगी। अब ये जो लीवर आर्म है इनका प्रयोग है कहाँ पर? तो हम देखते हैं प्रतिरोधी आघूर्ण। बैलेंस सेक्शन के लिए प्रतिरोधी आघूर्ण। किसके लिए? बैलेंस सेक्शन के लिए प्रतिरोधी आघूर्ण। मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसे mr से डिनोट करते हैं। मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आप लोग जानते हैं क्या होता है? अगर किसी स्ट्रक्चर पे नमन आघूर्ण कार्य कर रहा है, बेंडिंग वर्क कर रही है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई बीम है उस पर इस तरीके से फोर्स लगाए कि वो बीम बेंड होने वाली है, तो बीम बेंड ना होने के लिए अपने अंदर कुछ स्ट्रेसेस को अंदर रेसिस्टेंस पैदा करेगी, प्रतिरोध पैदा करेगी, ताकि वो मुड़े ना, घूमे ना। इसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। जो बीम प्रतिरोध उत्पन्न करती है ताकि वो बेंड ना हो। तो मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है, कंक्रीट अपना अलग देगा और स्टील अपना अलग देगा, क्योंकि दोनों के स्ट्रेसेस अलग अलग है। तो हम जो कंक्रीट का प्रतिरोधी आघूर्ण अलग निकालेंगे और इस्पात का अलग निकालेंगे। बात करते हैं पहले कंक्रीट की। कंक्रीट का प्रतिरोधी आघूर्ण। कंक्रीट में कौन से बल कार्य करते हैं? संपीड़न बल। तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसको बोलेंगे MRC। C का मतलब मूवमेंट रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। मूवमेंट रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट
MRC क्या होगा, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू में, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो MRC बराबर आ जाएगा, कंक्रीट की बात हो रही है तो संपीड़न बल, संपीड़न बल इनटू में डिस्टेंस, यहां पर लेंगे हम अपनी उत्तोलन भुजा, लीवर आर्म, क्या लेंगे, लीवर आर्म, क्योंकि हमारे इस फिगर में जो लीवर आर्म थी, FC जो वर्क कर रहा था इस डिस्टेंस पे मूवमेंट करेगा, जो संपीड़न बल है वो कैसे मूवमेंट करेगा, इस तरीके से, इतने डिस्टेंस में, लीवर आर्म वाले डिस्टेंस में, जो अभी हमने ज्ञात किया था। तो संपीड़न बल FC की वैल्यू क्या आई थी, संपीड़न बल क्या था FC, इनटू में लीवर आर्म क्या है आपकी Z, FC की वैल्यू रख लीजिए 1/2 dx सिग्मा CBC, इनटू में Z की वैल्यू क्या है d - x/3। ये हो गया आपका कंक्रीट में प्रतिरोधी आघूर्ण का फॉर्मूला। अगर कंक्रीट में आपको प्रतिरोधी आघूर्ण याद करना है तो आपको ये फॉर्मूला बस रखना है और कुछ नहीं। इसमें आप सब कुछ जानते हैं, b धरन की चौड़ाई है, x अक्ष है जो हम निकालना सीख ही चुके हैं, सिग्मा CBC कंक्रीट के ग्रेड से पता चलता है, d प्रभावी गहराई और xy। तो MRC निकालना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ये छोटे छोटे सिंबल्स को पहले से जानते हैं तो। अब हम देखते हैं स्टील का प्रतिरोधी आघूर्ण। ये तो कंक्रीट की बात हो गई, स्टील की, स्टील का प्रतिरोधी आघूर्ण। और ये सब किसके लिए बात कर रहे हैं, अभी हम बैलेंस सेक्शन के लिए, अभी हम अंडर और ओवर के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अगर बैलेंस पता होगा तो अंडर ओवर तो वैसे ही निकल जाएगा। स्टील का प्रतिरोधी आघूर्ण MRT, ये होता है MRT, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन। तनन में जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधी आघूर्ण है, वो क्या है, सिंपल प्रतिरोधी आघूर्ण क्या होगा, तनन बल, टेंशन फोर्स इनटू में लीवर आर्म। अब हम स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील वाला एरिया देखेंगे, यहाँ FT वर्क कर रहा था कितनी डिस्टेंस तक, लीवर आर्म तक, d - x/3 तक। तो मूवमेंट कैसे लेंगे, इस FT का मूवमेंट लेंगे d - x/3 तक। टेंशन फोर्स क्या है आपका FT, लीवर आर्म क्या है Z, FT की वैल्यू क्या निकली थी, सिग्मा ST इनटू में AST, ये आपकी FT की वैल्यू थी, और Z की वैल्यू d - x/3। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर स्टील में प्रतिरोधी आघूर्ण पूछा है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, कंक्रीट में पूछा था संपीड़न में तो आप नेक्स्ट से प्रीवियस वाले से निकालेंगे। यहाँ पर सिग्मा ST परमिसिबल स्ट्रेस स्टील में, AST एरिया ऑफ स्टील, D इफेक्टिव डेप्थ, X एक्सिस, क्रिटिकल एक्सिस हो सकती है, एक्चुअल एक्सिस भी हो सकती है, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के लिए XC और XA एक ही है इसलिए। तो इस तरीके से बैलेंस सेक्शन के सारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं।